प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार या प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीयकरण। आज हम ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है, वहाँ वास्तव में व्यवहार में संसदीय शासन प्रणाली किस प्रकार से कार्य कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहाँ शक्ति का जो केंद्र होता है वह संसद होता है, परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि वास्तव में आज प्रधानमंत्री के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है, संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसी के साथ में क्या व्यवहार में शक्तियां संसद से निकलकर प्रधानमंत्री के पास आ गई हैं, अर्थात प्रधानमंत्री में क्या शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है। इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स, आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझेंगे कैसे। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में आपकी मित्र मंडली के जो स्टूडेंट्स हैं भाई, उनके पास भी हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे तभी तो सबको मालूम होगा। और मेरा जो मूल गंतव्य है वो तो यही है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, मेरा मूल लक्ष्य है। और मैं इस लक्ष्य को लेकर ही प्रतिदिन एक क्लास आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने 25 वर्ष के अनुभव में महाविद्यालयों में मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को इन अवधारणाओं की जानकारी ठीक से होती ही नहीं है। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को समझाऊंगा। ये मेरा मूल मंतव्य है, गंतव्य है, मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे विद्यार्थियों को मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान विषय में आपको कोई परेशानी नहीं आई। चलिए देखिएगा, प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण या संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार, मतलब मूलतः आज आपको ये बात समझनी है कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है और संसदीय शासन प्रणाली को ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से परिवर्त्य हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होकर संसदीय शासन प्रणाली कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, मैंने ये जो टॉपिक्स है मैंने इसके लिए 2 पार्ट बना दिए हैं। एक में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीयकरण और दूसरी तरफ संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, तत्व या परिवर्त्य, वेरिएबल्स। परिवर्त्य क्या है, मैंने काफ़ी बार पिछली वीडियो में ये बातें समझा दी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में राजनीति विज्ञान से संबंधित सब महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी। मैंने ये कह दिया कि मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम समझाऊंगा आपको, मैं इसी बात को लेकर के चल रहा हूँ यहाँ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, फिर चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए क्या कि संसदीय प्रणाली होती ही क्या है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। परंतु चूंकि यहाँ इसको व्यवहार में समझना है, इसलिए आप एक झलक के रूप में इसे समझें। ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी भी देश के अंतर्गत
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, क्या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। और ऐसी प्रणाली के अंतर्गत वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय हो जाता है और विलय होने के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे संसद कहा जाता है, इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। परंतु हमें मूल बात ये समझनी है क्या कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है। भाई ध्यान दें, भाई वास्तव में यहाँ सबसे पहले आप ये समझें कि सैद्धांतिक रूप में हम ये देखते हैं, हम ये अध्ययन करते हैं क्या कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी के साथ में राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का केंद्र संसद होती है। और यहाँ जो ये कार्यपालिका है जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, मतलब मंत्रिमंडल, तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल से अभिन्न नहीं है, मतलब मंत्रिमंडल से अलग हटते हुए ये निर्णय नहीं ले सकता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो रहा है कि मंत्रिमंडल है, इसी के साथ में जो संसद है वह ही वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग करती है। लेकिन नहीं, व्यवहार में ये सब विपरीत दिखाई देता है। कैसे? वास्तव में जो मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका है, उसका उत्तरदायित्व केवल सैद्धांतिक ही है। बस क्यों है सैद्धांतिक? क्योंकि व्यवस्थापिका में इनका बहुमत होता है। भाई जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसका नेता ही तो प्रधानमंत्री बनता है, उसी की तो सरकार बनती है। तो यहाँ उत्तरदायित्व केवल सैद्धांतिक है। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि मंत्रिमंडल के बिना, मंत्रिमंडल के सदस्यों के बिना प्रधानमंत्री अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता है। यह बात भी एक औपचारिकता बन के रह गई है। वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष, निर्माता, कर्णधार प्रधानमंत्री ही होता है। और तीसरी बात ये कही जाती है कि वास्तव में यहाँ शक्ति का केंद्र संसद होती है। तो यह भी केवल एक सैद्धांतिक बात है, औपचारिक नहीं है। वास्तव में व्यवहार में तो आज संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है, मतलब मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका, मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीतिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? इसका निर्माता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक रूप में शक्ति का प्रयोग व्यवहार में किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वास्तव में आज ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा, इन सभी जगह संसदीय शासन प्रणालियां हैं। इन सभी जगह वास्तविक रूप में शक्ति प्रधानमंत्री में केंद्रित होती जा रही है। इसलिए इसको प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है। समझ गए? तो यह वास्तविक रूप में देखा जाए तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विलय होता है, उसको संसद कहते हैं। परंतु वास्तव में यहाँ इन सभी का या इन सभी की शक्तियों का, इन सभी की मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों की शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह कौन करता है? संसद नहीं, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में शक्ति का व्यवहार में प्रयोग करता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को आधुनिक समय में आज प्रधानमंत्री शासन प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। मतलब यहां तक कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का निर्माता कौन होता है? यस, प्रधानमंत्री होता है। तो सर्वे सर्वा कौन होगा? यहाँ प्रधानमंत्री होगा। इसलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। अब अगली बात मैंने यहाँ नोट किया आपके लिए कि एक विद्वान हैं, नोट कीजिएगा, रेम जे मयूर। इन्होंने वास्तविक रूप में, चूँकि ब्रिटिश
राज्य व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो ब्रिटेन को ही संसदीय शासन प्रणाली की जननी माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन को ही संसदीय शासन प्रणाली की जननी माना जाता है, ब्रिटेन को ही सभी संसदों की जननी माना जाता है, ब्रिटेन को ही सभी संविधानों की जननी माना जाता है, ब्रिटेन को ही मंत्रिमंडल की जननी माना जाता है। इसलिए रैमजे मेयर कह रहे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इन्होंने निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी है। क्या? निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा प्रधानमंत्री को किसने दी है? रैमजे मेयर ने दी है। ये बात सत्य है, प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है। भाई पहले ये व्यवस्थापिका का सदस्य बनता है, ये बात सत्य है, परंतु होता तो ये निर्वाचित ही है। अब निर्वाचित होता है तो इसीलिए चूंकि यहाँ वास्तविक रूप में सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग, मतलब वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री ही नियम निर्माता बन जाता है, और ये नियम निर्माता है, इसके द्वारा तानाशाह जैसा व्यवहार किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुमत का हाथ होता है। अरे भाई, जिसको जनता ने खुशी खुशी बहुमत दिया है, क्या वो शक्ति का खुलकर प्रयोग नहीं करेगा? खुलकर शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए इसे निर्वाचित तानाशाह कहा है। किसको? प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी गई। किसने दी है? रैमजे मेयर ने। किस देश के प्रधानमंत्री के बारे में? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन क्या ये बात भारत के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होती है? हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली यस लागू होती है। क्या जापान के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है? क्या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता है? यस होता है। इन सभी जगह संसदीय शासन प्रणालियाँ अपनाई गई, और जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा बन जाता है। हाँ, यहाँ पार्टी सिस्टम का रोल जरूर रहेगा। जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है वहाँ पर प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में शक्तिशाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सब कुछ दल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखिए, सब बातें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। मगर यहाँ मैं विशेषकर ब्रिटेन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैंने मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए ये यहाँ तो चित्र नंबर 1 होगा, ये चित्र नंबर 1, जिससे आप ये समझेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी, इसलिए इसको आज व्यापक रूप में हम नहीं ले रहे हैं। अब ये चित्र नंबर 2 हो गया है, चित्र नंबर 2। ये किसके लिए तैयार किया है मैंने? इधर देखिएगा, प्रधानमंत्री में शक्ति, क्या प्रधानमंत्री में शक्ति के केंद्रण या प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री में शक्ति केंद्रण या प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीयकरण। फिर से बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री में शक्ति केंद्रण या प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीयकरण। मतलब जहाँ संसदीय शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं कुछ अपवाद को छोड़ करके, जैसे एक दलीय व्यवस्था में ये बात सत्य दिखाई नहीं देगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि भूतपूर्व सोवियत संघ और वर्तमान चीन के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ तो साम्यवादी दल ही सब कुछ है। और भूतपूर्व सोवियत संघ जिसका 1991 विघटन हो गया, उससे पहले यदि वहाँ की राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर भी ये बात सत्य दिखाई नहीं देती है। परंतु यहाँ ब्रिटेन, भारत, जापान के अंतर्गत ये बात सत्य दिखाई देती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली में हम जब व्यवहारिक रूप में राज्य व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो भाई प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा बन गया है। प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता शक्ति का केंद्र बन गया है, शक्ति का केंद्र बन गया है। कौन? प्रधानमंत्री। इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण हो गया है, प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है। कैसे? देखिएगा, यहाँ मैंने नोट किया है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक, समझे इसको, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक। जैसे भारत के नागरिक, का भारत को उदाहरण दे सकते हैं, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हम भारत और ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के नागरिक हो गए, जैसे भारत के नागरिक हो गए, ब्रिटेन के नागरिक हो गए, ठीक है। परंतु भाई क्या सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है? सभी को थोड़ी ना हो जाएगा भाई, इसके लिए एक निश्चित आयु तो होगी। तो इसलिए अगला जो बात आ रही वो है निर्वाचक गण या मतदाता। मतलब भाई कहीं 18 वर्ष निश्चित की गई है, कहीं 21 वर्ष निश्चित की गई है, आयु जो भी है, लेकिन यहाँ सभी मतदाता नहीं। तो मतलब जो ये सभी नागरिक हैं, एक बच्चा जो होता है जिसकी आयु 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष है, क्या उसको मतदान का अधिकार है? नहीं। निश्चित आयु होने पर ही तो वह एक मतदाता बनेगा, मतदान का अधिकार होगा।
इसलिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने नोट किया है निर्वाचक गण या मतदाता, अर्थात वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के जो कर्णधार होते हैं, जो शक्ति धारक होते हैं, वो मतदाता होते हैं। कौन होते हैं? मतदाता होते हैं। वास्तविक रूप में तो सभी नागरिक हैं, परंतु इन सबको यहाँ मतदान का अधिकार नहीं है। तो वास्तविक रूप में जो मतदाता हैं वह राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के धारक होते हैं। वास्तविक रूप में शक्ति यहीं से निकलेगी। अब ये शक्तियाँ हस्तांतरित करते जाएंगे कैसे? अब देखिएगा, निर्वाचकगण या मतदाता किसको शक्ति हस्तांतरित कर देंगे? अब व्यवस्थापिका को, मतलब अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज देंगे। भाई प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो वो स्वयं एक व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करते हैं सभी जो मतदाता हैं, है ना। लेकिन भाई अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में चूंकि यह मतदाता स्वयं विधायिका के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये तो अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज देते हैं कि आप जाइए और हमारे लिए अच्छे से कानून बनाइएगा। तो यहाँ मतदाता अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज देते हैं और इन प्रतिनिधियों से व्यवस्थापिका का गठन होता है। क्या? व्यवस्थापिका का गठन होता है। भाई भारत में मान लीजिएगा जो मतदाता हैं, भाई जो संसद है, संसद में जो लोकसभा है, भाई संसद दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के सदस्यों को हम प्रत्यक्ष रूप में चुन करके भेजते हैं ना। तो हमने अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज दिया और उससे क्या होता है? फिर व्यवस्थापिका का गठन होता है। यस, और उसमें से कार्यपालिका निकलती है। हमने जिनको सांसद चुन करके भेजा है, जिस दल को बहुमत मिला है, उसमें से ही तो मंत्रिमंडल का गठन होगा मेरे भाई। इसलिए तो कहा जाता है संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अलग अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि इन दोनों का विलय हो जाता है, जिसको कि संसद कहा जाता है। आप बताइए, भारतीय संसद के अंतर्गत क्या मंत्रिमंडल नहीं आता है? मंत्री संसद में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं। और इसके बाद में व्यवस्थापिका उसको कहते ही हैं। तो इन दोनों का विलय ही तो संसद कहलाती है। यस, अब देखिएगा व्यवस्थापिका का गठन हो गया। इसके बाद में अब क्या होगा कि यहाँ वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिका है वो सत्तारूढ़ बहुमत दल, अर्थात जिस दल को बहुमत मिलता है वो ही क्या होते हैं? सत्तारूढ़ होते हैं, सत्ता में आते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो सत्तारूढ़ बहुमत दल हो गया। यहाँ पर क्या होगा? सत्तारूढ़ बहुमत दल कौन? बीजेपी या कांग्रेस, जिसको बहुमत मिला है। अब इसके बाद में जिस दल को बहुमत मिला है, भाई उसमें से ही तो मंत्रिमंडल का गठन होगा। भाई जो सत्तारूढ़ बहुमत दल है उसमें से ही तो मंत्रिमंडल गठन होगा। मंत्रिमंडल गठन मैंने यहाँ देखो नोट कर रखा है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से तो निकल रही है। तो इसका मतलब यही तो है सत्तारूढ़ बहुमत दल। इसके बाद में इसमें से मंत्री बनाए जाएंगे। अरे भाई मंत्रियों का योगफल ही तो मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पर फिर ये सत्तारूढ़ बहुमत दल किसको हस्तांतरित कर देता है? शक्ति मंत्रिमंडल को। और जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो मंत्रिमंडल का निर्माता होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेता होता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माता होता है। अब यहाँ ये सभी जो शक्तियाँ केंद्रित होती जा रही हैं वो किस में हो गई हैं? प्रधानमंत्री में। समझ गए मेरे भाई? अब ये केवल इस तरीके से ही प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण नहीं हो रहा है, बल्कि बाहरी रूप में दो बातें हो रही ऐसी हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण हो रहा है। कैसे? एक तो दल के माध्यम से। क्या? दल के माध्यम से। क्यों दल के माध्यम से? इसलिए क्योंकि वास्तविक रूप में जो दल का नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। भाई बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ चूंकि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है तो इसे चुनकर किसने भेजा है? जनता ने शक्ति दे दी है। और जो दल होता है उस दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसलिए उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो क्या प्रधानमंत्री की बातों का विरोध किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो दल के माध्यम से प्रधानमंत्री में शक्तियों का केंद्रण होता है। और दूसरी तरफ क्या है? संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से भी प्रधानमंत्री में शक्तियों का केंद्रण होता है। अर्थात संविधान में इस तरीके से व्यवस्था की गई है जिससे कि वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण हो जाता है। जैसे मैं भारत को उदाहरण हूँ, भारत में कहा गया है कि वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। ये संविधान में है, लेकिन ये केवल संवैधानिक बात है, कानूनी बात है। परंतु व्यवहार में देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में
जो संसदीय शासन प्रणालियां होती हैं उनमें भाई कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, दो मुखिया होते हैं, कार्यपालिका के दो भाग होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसे राज्याध्यक्ष कहते हैं, और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वास्तविक रूप में जो राज्याध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, भाई आप देखिएगा या तो वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन वंशानुगत है तो उसके पास आज कोई शक्तियां नहीं है, हैं राजा नाम मात्र का ही है, वहाँ औपचारिक प्रधानी है। भारत की बात आती है तो हमारा राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक ही है। परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज इसके हाथों में कोई शक्तियां नहीं है, सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, और ब्रिटेन में भी वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। हाँ, एक फ़र्क है, एक अंतर है। ब्रिटेन में राजा वंशानुगत है इसलिए वहाँ राजतंत्र है, जबकि भारत में हमारा जो राज्याध्यक्ष है राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष बोल रहा हूँ मैं, जो राज्याध्यक्ष है वो राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसलिए तो भारत क्या है, गणतंत्र है, इसलिए तो गणतंत्रीय शासन प्रणाली बोला जाता है इसको। देखिएगा गणतंत्र राजतंत्र का फर्क मालूम है भाई। राजतंत्र उसको कहते हैं जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो उसे राजतंत्र कहा जाता है, और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसा भी है, होगा अक्सर अप्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष होगा तो फिर इन दोनों में टक्कर हो जाएगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में, इसलिए अप्रत्यक्ष ही होता है। तो जहाँ कहीं भी राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री में शक्ति केंद्रण, मतलब प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा, आज देखिएगा आप कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा बन गया है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था की संज्ञा भी दी जाती है। नोट कीजिएगा, क्यों? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सिद्धांत में तो ऐसा लगता है कि संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का केंद्र है। मतलब भाई सिद्धांत में ये कहा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्ता का केंद्र संसद होती है। मतलब संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्र संसद को माना जाता है सिद्धांत में, लेकिन व्यवहार में तो सत्ता का, शक्ति का केंद्रण किसमें हो गया है? प्रधानमंत्री में हो गया है। ये सभी संसदीय शासन प्रणाली को पर लागू होगी, कुछ अपवाद को छोड़ करके। क्या बोल रहा हूँ? कुछ अपवाद को छोड़ करके। जैसे एक दलीय शासन प्रणाली जहाँ होती है वहाँ पर ये बात लागू नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सर्वे सर्वा स्वयं साम्यवादी दल होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट ले रहे हैं, संसदीय प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व या परिवर्तन। मतलब किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य कर रही है, वहाँ संसद भी शक्ति का प्रयोग कर रही है, और दूसरे देश में देखा है हमने कि संसद एक रजिस्ट्रेशन करने वाली मशीन बन के रह गई है, व्यवहार में प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा बन गया। कुछ अंतर पाया जाता है। वैसे यदि आप सामान्य निष्कर्ष निकालेंगे तो जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं वहाँ वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में सत्ता का केंद्रण हो गया है, ये बात सत्य है। परंतु कुछ अंतर जरूर मिलता है। अब ये अंतर क्यों पाया जाता है? ये अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इन कार्यों को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। उनसे प्रभावित होकर ही संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेरे पुराने से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 10 बिंदु तैयार किए। ध्यान दीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस तरीके से समझ जाते तो क्या प्रश्न, कैसे प्रश्न बनाएंगे, वो कहाँ से आएंगे? मैं तो आपको कंप्लीट बात समझाऊंगा यहाँ। अब देखिएगा भाई, संसदीय प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व या परिवर्तन, मतलब संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है, किन किन तत्वों से प्रभावित होकर के कार्य करती है। नंबर 1, दलीय व्यवस्था की प्रकृति। अब ध्यान दीजिएगा भाई, मुख्यतः 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं होती हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। यस, तो भाई एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली अलग रूप में कार्य करेगी। जैसे चीन में है, आज भी एक दलीय व्यवस्था है, साम्यवादी दल है ना, तो वास्तव में वहाँ उसको आप संसदीय शासन प्रणाली कह ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? वहाँ तो सब कुछ साम्यवादी दल है। हो गया डिफरेंस। आप देखिएगा द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत यदि देखा जाए
तो यहाँ अलग रूप में संसदीय शासन प्रणाली कार्य करेगी। वैसे देखा जाए तो द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत ही संसदीय शासन प्रणाली ठीक से कार्य करती है, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत। और बहुदलीय शासन, क्या बहुदलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आप देखिएगा वहाँ पर भी जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो व्यवहार होता है वह अलग प्रकार का होता है। तो मोटे रूप में आप ये कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जो पहला तत्व होता है वो होता है पार्टी सिस्टम, कि वहाँ की दल व्यवस्था कैसी, एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है। आज हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में एक दलीय व्यवस्था में तो आप मानिएगा संसदीय शासन प्रणाली कह ही नहीं सकते उसको, जैसे चीन में। द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण हो गया है, जैसे ब्रिटेन में। और बहुदलीय व्यवस्था जैसे कि विकासशील देश और विकासशील देशों में विशेषकर भारत, तो बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत ही हम ये देखते हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री में शक्ति का केंद्रण होता जा रहा है। चलिए, दूसरा है राज्य के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, राज्य के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली या प्रक्रिया। दूसरा जो तत्व वो क्या है, राज्य के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली क्या है। अब देखो भाई, ये बात स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका दो भागों में विभक्त होती है, एक नाममात्र की, दूसरी वास्तविक। नाममात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे राज्याध्यक्ष कहा जाता है, और जो वास्तविक कार्यपालक होता है उसे शासनाध्यक्ष कहा जाता है, शासनाध्यक्ष कहा जाता है। तो दो अध्यक्ष हो गए यहाँ, राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष। तो भारत में राज्याध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष कौन है, राजा या रानी है। शासनाध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। समझ गए ना मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि वहाँ जो राज्य का अध्यक्ष है उसकी निर्वाचन की प्रणाली क्या है। आप ध्यान दीजिएगा भाई, चूँकि ये नाम मात्र का होता है, तो नाम मात्र का होता है तो इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। क्योंकि यदि प्रत्यक्ष होगी तो इसको शक्ति देनी पड़ेगी, और शक्ति देनी पड़ेगी तो फिर प्रधानमंत्री के हाथ में क्या रहेगा, उसको वास्तविक शासक कैसे कहा जाएगा। इसलिए अक्सर संसदीय शासन प्रणालियों के अंतर्गत जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है। हाँ, वंशानुगत भी हो सकता है, जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत। और वंशानुगत है तो वहाँ राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होगा, क्योंकि वंशानुगत उसे राजतंत्र कहेंगे। परंतु वर्तमान समय में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है, राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि राजा के हाथों से शक्तियाँ निकल करके वास्तविक रूप में जनता के हाथों में आ गई हैं, जैसा कि ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। तो वास्तव में राज्य के जो अध्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है वह भी संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो हमारे भारत के अंतर्गत जो राज्य का अध्यक्ष है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वह अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है, इसलिए इसके पास नाम मात्र की शक्तियां ही होती हैं। तीसरा, राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता। ध्यान दीजिएगा, राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता या इसका अभाव, पूरा लिखिएगा, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है या इसका अभाव। मतलब वास्तविक रूप में किसी देश की संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को समझना चाहिए कि भाई व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है किसी भी देश के अंतर्गत जहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जैसे ब्रिटेन और भारत हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता, मतलब वहाँ जो राज्य का अध्यक्ष है वह राजनीतिक रूप में तटस्थ है या पक्षपात करता है, या फिर मैं ये कहूँ यहाँ कि वह राजनीति में खुल करके भाग लेता है, या इसका अभाव है। देखो पूरा लिखेंगे यहाँ, राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता या इसका अभाव। तो चूंकि राजनीतिक खेल के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली में दो टीमें होती हैं, दो टीमें बोल रहा हूं मैं, दो टीम होती हैं। एक सत्तारूढ़ दल, दूसरा विरोधी विपक्षी दल। तो ये दो टीम हो गई। अब ये जो राजनीतिक खेल खेलेंगे दोनों टीमें, तो क्या इसमें एम्पायर नहीं चाहिए, रेफरी सीटी बजाने वाला, रेफरी विसिल बजाने वाला, रेफरी एम्पायर चाहिए, निष्पक्ष निर्णायक चाहिए। तो ये निष्पक्ष निर्णायक कौन होता है मेरे भाई, यही तो होता है राज्य का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य का अध्यक्ष, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा या रानी है, कहीं ऐसा तो नहीं है
कि वो राजनीतिक रूप में तटस्थ नहीं है और वह राजनीति में हस्तक्षेप करता है। यदि ऐसा है तो संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार अलग होगा। और यदि राजनीतिक रूप में तटस्थ है, निष्पक्ष एम्पायर है, तो संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार अलग होगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता है या फिर इसका अभाव, मतलब राजनीतिक रूप में राज्य का अध्यक्ष तटस्थ है या राजनीति में हस्तक्षेप करता है, इसके ऊपर भी संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार बहुत कुछ निर्भर करता है। राज्य का अध्यक्ष मतलब जो राज्याध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष मतलब जैसे भारत का राष्ट्रपति। यस भाई, संसदीय शासन प्रणाली में आप देखिए कि कार्यपालिका के दो अध्यक्ष हैं ना, एक नाम मात्र का, दूसरा वास्तविक। नाम मात्र का उसे राज्याध्यक्ष कहा जाता है, तो यहाँ उसी नाम मात्र का अध्यक्ष बात हो रही है जिसे कि राज्याध्यक्ष कहा जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा या रानी है। चौथा, संसद की संवैधानिक अवस्था। आप ध्यान दीजिएगा, संसद की संवैधानिक अवस्था अर्थात वास्तविक रूप में चाहे किसी भी देश के अंतर्गत आप संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो आप ये देखिएगा कि वहाँ पर संविधान के अंतर्गत क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो औपचारिक रूप में जो राज्य का अध्यक्ष होता है इसको कार्यपालिका शक्ति सुपुर्द कर दी जाती है, परंतु व्यवहार के अंतर्गत जो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है, जिसे शासन अध्यक्ष कहा जाता है, जिसे कि भारत में प्रधानमंत्री कहा जाता है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवहार के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि संवैधानिक अवस्था क्या है भाई, संविधान में संसद की क्या अवस्था है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इससे भी संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार प्रभावित होता है। और पांचवा है स्पीकर की निष्पक्षता या इसका अभाव। ध्यान दीजिएगा, स्पीकर भाई जो जनता का प्रतिनिधि सदन होता है, जैसे भारत में लोकसभा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। यस, और ब्रिटेन में भी संसद के दो ही सदन हैं। कौन कौन से हैं? लॉर्ड सभा और लोक सदन। तो वहाँ भी जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। भारत में भी स्पीकर कहा जाता है। तो यहाँ जो ये स्पीकर है, स्पीकर की निष्पक्षता या इसका अभाव, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में जो लोकसभा या ब्रिटेन में लोक सदन का अध्यक्ष होता है वह निष्पक्ष है या पक्षपात करता है। इससे भी भाई संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार प्रभावित होगा। और छठा है संसद के संगठक भागों का आपसी संबंध। ध्यान दीजिएगा, संसद के संगठक, क्या बोल रहा हूं मैं? संसद के संगठ, क्या संसद के संगठ, क्या संसद के संगठ भागों का आपसी संबंध। अब यहाँ संसद के संगठ भाग कौन से हैं भाई? देखिएगा इधर, ये मैंने यहाँ संसद लिखा है ना, ये संसद तो इसके संगठक भाग कौन है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। भाई मैंने आपको कहा था ना कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि इन दोनों का विलय हो जाता है। और इन दोनों का जो विलय होता है, उस विलय के परिणाम स्वरूप, मैंने यहाँ नोट किया है, विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। तो ये वही है संसद के संगठक भागों का आपसी संबंध, मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपसी संबंध कैसा है, इससे भी संसदीय शासन प्रणाली प्रभावित होती है, उसका व्यवहार प्रभावित होता है। वह किस रूप में कार्य करेगी ये प्रभावित होगा इससे। किससे? संगठक भाग मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का आपसी संबंध कैसा है, मधुर संबंध या खींचतान हो रही है, एक दूसरे की बातों का विरोध कर रहे हैं या एक दूसरे की बातों का समर्थन करें। कभी भी नीतियां बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं तो मंत्रिमंडल मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जैसे कि भारत में लोकसभा विशेषकर, इन दोनों की खींचतान रहती है या एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इनके मधुर संबंध हैं। इनसे भी बहुत हद तक संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार प्रभावित होता है। और सातवां है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। यस, संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करेगी, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। हाँ, एक तो आकर्षक व्यक्तित्व का हो भाई, एक दब्बू है त्रिवर्ती का व्यक्ति हो, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिएगा, फिर बीच में कुछ समय ऐसा आता है जबकि
इस तत्व में थोड़ा कमी आती है। और वर्तमान समय में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वास्तविक रूप में देखा जाए तो उनका व्यक्तित्व भी कैसा है भाई, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करेगी। एक तो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो, और दूसरा एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका व्यक्तित्व ही आकर्षक नहीं है। जैसे मैं आपसे कहना चाहूँ कि एक तो ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसद में जाए, संसद में जाते ही पूर्ण शांति छा जाती है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हो कि संसद में जैसे ही वो जाता है हो उल्लास छा जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व से भी, प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, उससे भी वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली का जो व्यवहार होता है, व्यवहार में जो वो कार्य करेगी बहुत हद तक प्रभावित होती है। मैंने देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वास्तविक रूप में आकर्षक व्यक्तित्व का है और संवैधानिक रूप में, कानून रूप में उसके पास शक्तियाँ ना होते भी खुल करके शक्ति का प्रयोग करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होते हुए भी किसी पदाधिकारी के पास में हैं, हम प्रधानमंत्री का उदाहरण दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होते हुए भी वो शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही आकर्षक नहीं है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो कैसे व्यक्तित्व का है। इसलिए प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है वह भी वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करता है। 8वां है जनसाधारण की राजनीतिक जागरूकता या इसका अभाव। हाँ, बहुत ज़रूरी है ये बात भी भाई। किसी देश के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो जनता होती है, जनसाधारण होता है, उसमें राजनीति के बारे में जागरूकता होती है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है कि वहाँ जनता राजनीति के बारे में इतनी जागरूक ही नहीं है, तो इससे भी संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार बहुत हद तक प्रभावित होता है। आप देखिएगा, मैं भारत और ब्रिटेन का उदाहरण देता हूँ। भारत की बात आए तो मैंने यहाँ देखा है कि जब निर्वाचनों का समय होता है तो लगभग 40-45% जनता तो ये कहती हुई सुनने में दिखाई देती है, मिलती है क्या, कि हम मत नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा हमें खाने के लिए दे देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ ब्रिटेन की बात करें तो उनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, हम एक भी मत खराब नहीं करेंगे, जो लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे हम उनको चुन करके भेज रहे हैं, तो हम तो उन्हीं लोगों को चुन करके भेजेंगे जो देश हित में कार्य करेंगे। भाई अंतर आ गया है ना ये, कि वास्तविक रूप में जनसाधारण राजनीति के प्रति जागरूक है या नहीं। जैसे जॉन लॉक जिन्होंने राज दर्शन के अंतर्गत लिखा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी है। तो जनता को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। जनता जागरूक नहीं होगी तो उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। किसने कहा है? जॉन लॉक ने क्या कहा है? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की गारंटी है। कौन कह रहे हैं? जॉन लॉक ने कही ये बात। इसलिए जनता जागरूक है या नहीं, इससे भी संसदीय शासन प्रणाली बहुत हद तक प्रभावित होती है। और 9वां है राजनीतिक विकास का स्तर। हाँ, जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है, जैसे ब्रिटेन, भारत का उदाहरण लें हम, तो वहाँ राजनीतिक विकास का स्तर क्या है? यस भाई, राजनीतिक विकास के स्तर का मतलब ये है कि वहाँ वास्तविक रूप में राजनीति का जो विकास हो रहा है, जैसे हम लुशियन पाई के शब्दों में कहें कि वहाँ कितनी समानता है, कितनी क्षमता है, कितना विभिन्नीकरण है। समानता का मतलब ये है कि वहाँ क्या जाति, भाषा, धर्म इत्यादि का आधार पर भेदभाव किया जाता है। क्षमता का मतलब ये है कि क्या वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था उचित अनुचित मांगों में अंतर कर पाती है या नहीं, और अनुचित मांगों को दृढ़ता से ठुकरा पाती है या नहीं, और जो भी उचित मांगे उनको पूरा कर पाती है या नहीं, वह राज्य व्यवस्था क्षमतावान है या नहीं। और तीसरा है वहाँ पर वास्तविक रूप में संरचना का विभिन्नीकरण हो पाया है नहीं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग रूप में व्यवस्था की गई है या नहीं। इन सब बातों से भी यह स्पष्ट होता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली किस रूप में कार्य करेगी। ब्रिटेन की बात की जाए तो वास्तविक रूप में समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभिन्नीकरण की बात आती है तो कुछ हद तक ये स्तर प्राप्त कर लिया गया है। जबकि भारत की बात आती है तो हमारे यहाँ पर अभी समानता और क्षमता का जो स्तर है वह प्राप्त नहीं किया गया है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में ठीक से कार्य कर रही है, जबकि भारत में उस रूप में कार्य नहीं कर पा रही है। और अंतिम 10वां तत्व है राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करेगी, वहाँ की पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति भी बहुत हद तक इसके नियामक हो जाती है, बहुत हद तक संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार को प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति मीन्स, एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ। वैसे मैंने राजनीतिक संस्कृति के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर कैसे पाया जाता है, मैं आपको ब्रिटेन और भारत का उदाहरण देता हूँ। हमारे भारत के अंतर्गत आज भी जनता की निष्ठा का केंद्र जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता है।
जबकि होना क्या चाहिए, जनता की निष्ठा का केंद्र संपूर्ण राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा देश होना चाहिए। मुझसे कोई पूछे कि आप राजस्थानी हैं या भारतीय, मैं ये कहूँ कि मैं राजस्थानी हूँ तो मेरी निष्ठा का केंद्र क्षेत्र विशेष होगा। जबकि मुझे जवाब क्या देना चाहिए, नहीं मैं राजस्थानी आदमी हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। मुझसे पूछे आप पहले गुजराती हैं या पंजाबी हैं, तो क्या कहूँ मैं पहले कहूँगा मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में मैं गुजराती हूँ। ये निष्ठा का केंद्र है। जब मैं कहता हूँ कि मैं पहले भारतीय बाद में राजस्थानी गुजराती हूँ, तो ये राजनीतिक संस्कृति की निष्ठा का केंद्र संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति है। और मैं ये कह दूँ कि मैं पहले राजस्थानी हूँ बाद में भारतीय, तो मेरी निष्ठा का केंद्र क्षेत्र विशेष है। आप ब्रिटेन में देखिएगा, वहाँ सभी अपने आप को पहले यही कहते हैं कि हम पहले ब्रिटिश नागरिक हैं, जबकि हमारे भारत में निष्ठा का केंद्र अभी जाति भाषा धर्म क्षेत्रीयता के प्रति बना हुआ है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति क्या है, पॉलिटिकल कल्चर की नेचर क्या है, इसके ऊपर भी बहुत हद तक ये बात निर्भर करती है कि वहाँ की संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करेगी। आशा करता हूँ आप ये उदाहरण समझ गए। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ कि हमारे भारत में वास्तव में राजनीतिक संस्कृति मतलब ये होता है कि राज व्यवस्था के प्रति लोगों के विचार कैसे। तो हमारे तो यहाँ राज व्यवस्था के प्रति राजनीति के प्रति लोगों के विचार कैसे। राजनीति तो भ्रष्ट है, राजनीति में तो अपराधी लोग जाते हैं राजनीति में तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो जितने भी अपराधी लोग हैं वो सब प्रवेश पा जाते। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। ये कहा जाता है राजनीति प्रति विचार ही तो है। तो हमारी राजनीतिक संस्कृति तो ऐसी है मेरे भाई। ब्रिटेन में देखिएगा, वहाँ ये कहा जाता है कि नहीं राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली नहीं है। ब्रिटेन की बात बोल रहा हूँ, राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली नहीं है, बल्कि राजनीति में तो वो लोग जाते हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं। इसलिए उनका कहना है कि राजनीति देश हित में कार्य करने का माध्यम है, और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है भारत में। तो यही तो राजनीतिक संस्कृति है। राजनीति के प्रति, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के विचार क्या हैं, उनकी क्या भावनाएं, क्या आस्थाएं, क्या विश्वास हैं, यही तो राजनीतिक संस्कृति है। तो राजनीति के प्रति लोगों के विचार विश्वास आस्थाएं मूल्य भावनाएं, अरे मेरे भाई ये अलग अलग हैं सब जगह, सब देशों में। सब देशों का मतलब जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है अलग अलग हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहार भी अलग अलग हो जाता है। आप देखिएगा ब्रिटेन के अंतर्गत राजनीति के प्रति लोगों के विचार अलग हैं, भारत में राजनीति के प्रति लोगों के विचार अलग हैं। इसलिए ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली सुचारू रूप में कार्य कर रही है, जबकि भारत में उस रूप में कार्य नहीं कर पा रही है। तो ये किसका अंतर है, राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति का अंतर है। तो ये 10 तत्व हो गए जिनसे संसदीय शासन प्रणाली का व्यवहार प्रभावित होता है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप यह बात ठीक से समझ गए होंगे क्या कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवहार में किस रूप में कार्य करती है, और ये व्यवहार में ठीक से कार्य कर सके इसके लिए संसदीय शासन प्रणाली की सफलता की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, और इन आवश्यक शर्तों के लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में मैंने सभी बातें तरीके से समझा दी हैं। सभी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।